31st monthly seminar, PM at Karachi chapter. Today we're honored to have two of the gentlemen, finest gentlemen in history. Both I look forward as role models. The speaker, Mr. Shah Abdul Raza, and the honored Chief Guest, Asif Saab, Sayyid Asif. Abdullah Saab Shah Abdul Raza is the Chief Information Officer at Al-Karam Group. ऐसे होना He तो holds a ऐसे bachelor's कल्चर degree रेडियो in को sciences ऑडियंस and भी आ जाए holds बस a variety, or I would say a prestigious collection of certificates in project management, IT, business, and leadership. Uh, he's one of those people with over 2 decades of experience in driving transformation in automotive industry and most importantly FMCG, and again bring them to operational excellence. So कम लोग होते हैं कम उम्र में इतनी सारी जो है ना सक्सेस ले लेते हैं, and then they become the role model for all of us so that we can learn and also we can excel in our own fields. So without further ado, I would request Shahbaz to take the stage. Please welcome Shahbaz. मेरा अब्दुल्ला है जैसा फहद ने आपको बताया एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री आसिफ भाई इज ऑब्वियसली माय मेंटर एज वेल एंड अ सीनियर एंड देन मुजाहिद भाई इज आल्सो सीनियर तो टेक्नोलॉजी साइड पे आई हैव बीन मोर इनटू आई एम सॉरी इफ दिस साउंड्स ओके आई वुड प्रेफर इट इट्स मोर कंफर्टेबल हियर थैंक यू तो टेक्नोलॉजी साइड से ही मेरा रहा है शुरू से आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी और आईटी में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट जो मैंने सीखा पहली दफा वो अपेरेंटली आई वाज फॉर्चुनेट आई वाज वर्किंग विद शेल अर्लियर डेज मेरा सेकंड असाइनमेंट शेल के साथ था जिसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेके एंड देन माय लास्ट असाइनमेंट एट शेल वाज एज अ पीएमओ प्लानर फॉर द प्रोग्राम मैनेजमेंट एक पूरा प्रोग्राम था जीसैप जिसको हम कहते थे ग्लोबल एसएपी रोल आउट था और मैं पाकिस्तान की मार्केट के लिए प्लानिंग कर रहा था यहाँ पे पीएमओ का रोल था एंड देन आई हैड अ स्मॉलर चंक इन द मिडिल ईस्ट मार्केट जिसमें ओमान हुआ था तो दिस वाज माय फर्स्ट प्लेस टू लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसके साथ पीडीयूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ लर्निंग स्टार्ट हुई Although it was back in 2010 तो वाटरफॉल से अब मैं वो वाला बाबू में से भी हूँ जिन्होंने वाटरफॉल से एजाइल का ट्रांजिशन देखा है तो आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जो शेल से all of us are now project managers here सबने प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम इन बजट प्रोजेक्ट सबने किए हैं किस किस ने किए हैं if I may just quickly ask to raise hand I guess सबने किए होंगे I think right So, do you think the project ends there? So, okay, good, thank you. So, exactly, this is what I have learned over the period of time. कि project actually हमारे एक teacher था, teacher क्या हमारे एक senior था, हमारे cross functional head sitting in Hague. वो कहता है गोलाई के बाद project start होता है. तो exactly ऐसे ही understanding जो उसकी है, if I read it between the lines, कि realization of project actually or the benefits of the project are actually what we consider as कि अब गोल है कि realization benefits are through तो उसमें अब हमारा जो रोल है as a say project manager वो अब थोड़ा सा चेंज हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर से ज्यादा और स्पेशली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सारा काम अगर प्रोजेक्ट जो आज हमारा टॉपिक दिया गया हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सीलेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम एक तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं कोई सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लेना या एसएपी को या किसी सेल्सफोर्स एक्सवाईजी किसी सिस्टम को डेवलप करना डिप्लॉय करना गो लाइव कर देना इज नॉट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगेन मैं पिछले मतलब हूँ आप लोगों से सीखना चाहता है बड़े रियलाइजेशन की है प्रोजेक्ट्स की तो प्रोजेक्ट की रियलाइजेशन एफिशिएंसी एफिकेसी उस वक्त सामने आती है व्हेन वी सी द रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स और वो रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स बाद में नहीं होते दिस इज वेयर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ब्रिंग्स द एक्सीलेंस टू माय नॉलेज एंड माय एक्सपीरियंस सो फार कि एट द वेरी अर्ली स्टेज हम प्रोजेक्ट की इनिशिएशन से लेकर डिफरेंट फेजेस में जब हम जाते हैं तो उन फेजेस के अंदर हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं राइट तो वहीं पे हम सारी प्लानिंग्स कंटिजेंसीज वो चीजें करते थे लेकिन अब हम आज रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स और उसकी केपीआईज तक लेके जाते हैं चीजों को
कि एग्जैक्टली हम गो लाइव के बाद पोस्ट गो लाइव केपीआईज कैसे मॉनिटर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर नेशनल फूड्स का मोस्ट रिसेंट एग्जांपल दूं, क्योंकि बैक इन 2010 शेल वाज कंप्लीटली अ वाटरफॉल मॉडल इम्प्लीमेंटेशन था। आज अगर हम बात करें नेशनल फूड्स वी वेंट लाइव इन 2024-25 रहा, उसमें it was still a hybrid approach, right? So we had to pick and choose a few things on the agile side, while we had to keep a few things on the waterfall side. जिसमें कि obviously business एक चल रहा है। क्यों ऐसा होगा? business एक चलता है, business है $100 million का उनका business है नेशनल फूड्स का। अगर हम जाके सारी चीजें बंद कर दें कि जी अब तो सब बंद होगा, agile approach के साथ हम आपको start as a facilitators, we actually set the tone and path right. और उसके अंदर हमारा अब स्माइल और स्माइल इंडस्ट्रीज में मैं था या इंडस मोटर्स में, तो वहां पे जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गवर्नेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की, तो मुझसे सवाल होता था यार ये करेंगे क्या? तो उसके बाद आई मीन व्हेन दे सॉ एक्चुअली गवर्नेंस कमिंग इन, राइट, कि प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है, क्या इसकी अपडेट्स हैं, कब इसकी किसके डिलीवरेबल्स क्या हैं। सेकेंडली द रियलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं तो बिजनेस आके कहता है ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, फाइनेंस को भी सब कुछ उसी दिन कराना होता है, सप्लाई चेन की भी सारी ऑटोमेशन उसी वक्त हो जाती हैं, एंड देन एचआर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एडमिन को भी 2-4 काम कराने ही होते हैं। तो वो सारी चीजों को पुटिंग देम इन अ प्लान, तो एक जो हमारे जो मेरी अपनी लर्निंग है उसमें से मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एंड पे हम इन हाउस क्या मिस कर रहे होते थे ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइड, हम सारी चीजें कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ के इंतजार करते थे कि वही हमें प्लान देगा, चीजें देगा, एंड देन वी गो फॉरवर्ड। सो दिस इज वेयर द इन हाउस प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम्स हैज डन वंडर्स फॉर अस, जहां पे हमारा अपना प्लान हो, हमें पता हो कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें गो लाइव करना है, गो लाइव करने के बाद एग्जैक्टली हमें रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स कैसे आने हैं और कौन सी केपीआईज को हमें ट्रैक करना है, कौन सी केपीआईज को नेक्स्ट फेज में करना है, कौन सी केपीआईज हमें फर्स्ट फेज में टारगेट करके फोकस करके अप्रोच से डिलीवर करनी है। तो एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो नेशनल फूड्स की अगर हम बात करें एग्जांपल प्रोजेक्ट की, तो उसमें हमारी ओवरऑल क्लोजिंग का प्रोसेस, मटेरियल लेजर और ये सारी चीजें जो फाइनेंशियल क्लोजिंग्स थी, उसका प्रोसेस हमारा था अप्रोक्सीमेटली कोई 4 से 5 घंटे लगते थे, जो कि हमारा सब 30 मिनट्स पे आ गया, राइट। सेल्स की बात करूं, जो ऑर्डर बुकर्स जाके एक दुकान पे टाइम स्पेंड करते हैं ड्यू टू बैक इन टाइम पे वो एफटीपी पे इंटीग्रेशन हो रही थी, बाद में हम उसको एपीआईज पे लेके आए, कुछ चीजें हमने वर्कफ्लोज को ऑटोमेट किया, तो अपेरेंटली वो 20 मिनट से हम उसको 12 मिनट पे लेके आए। तो उससे क्या हो रहा है कि आज अगर मेरा दुकानदार 4 दुकानें कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 20 दुकानें कर रहा है, तो वो 25 कर सकता है। तो रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट टू सेल इज दैट देयर स्पीड टू मार्केट हैज इंक्रीज्ड। तो ये एफिशिएंसीज हम अपेरेंटली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जहां अप्रोच मिसिंग होती है, वहां पे हम क्या होता है, वी मेक श्योर के गो लाइव तो हो जाता है टाइम पे, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट बस गो लाइव होके शेल्फ हो जाता है, उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं होती है। एंड व्हाट वी मिस आउट इज दैट वी हैव वेस्टेड रिसोर्सेज, वी हैव वेस्टेड टाइम, राइट। पैसा कंपनी इतना कमा रही होती है, उसमें कहीं आगे पीछे बराबर हो ही जाता है, लेकिन पैसे से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे रिसोर्सेज है, हमारा टाइम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो जो एक जिस मोटिवेशन के साथ हमारी पूरी टीम्स प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, we miss that out, and then any other initiative in the organization actually becomes like a mammoth task कि अब ये कैसे होगा, क्योंकि लोग की मोटिवेशन ही नहीं होती वहां से। Apart from all these things, another very important thing that we have to actually make sure, and I have been making sure, again we're learning, change management. कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था एक लाइन तक, तो अल्लाह का शुक्र है, गुड टू सी दैट नाउ द कंपनी इज नाउ अंडरस्टैंड व्हाट चेंज मैनेजमेंट इज। Change management के aspect starts from not just trainings and all those things, but actually bringing that overall change as part of the culture. वो सारी चीजें, उसके स्टेक होल्डर्स कौन है, उसके लिए एचआर से हमें एंगेजमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए हमें हर डिपार्टमेंट वाइज स्पेसिफिक हम एंगेजमेंट्स कर रहे होते हैं। तो अगेन ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से अगर हम मिस आउट कर रहे होते हैं, तो वी हैव सीन दैट, ऐसा नहीं है कि हमने वी हैव एक्चुअली हर तरह से जब हम रनिंग बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, तो
एट टाइम्स होता क्या है कि हमें लगता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच हमें हर जगह रखनी चाहिए और हम रखते भी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय द बुक कि जब हम बिजनेस को जाके कहते हैं तो हमसे स्ट्रेट अवे पूछते हैं बिजनेस बंद कर दें भाई, क्या करें हम। तो वहां पे जाके हमें थोड़ा सा पॉलिटिकली राइट होने के लिए और चीजें मैनेज करने के लिए, क्योंकि देखें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे ये तो पता है कि मेरा काम कम्युनिकेशन है एंड कम्युनिकेशन है, बट अगेन कम्युनिकेशन टू वे हुआ करती है। तो इफ आई एम कम्युनिकेटिंग समथिंग तो इट शुड बी क्लियर इनफ कि ताकि मैं जिसको बता रहा हूँ, जिससे बात कर रहा हूँ, उसके लिए वो इफेक्टिव हो और उसके काम आ रही हो। लेकिन आई हैव टू एक्चुअली इट्स रेसिप्रोकल, तो मुझे भी कम्युनिकेशन सुनने के लिए आई हैव टू काम एंड आई हैव टू बी काम एंड पेशेंट इनफ कि ना सिर्फ उसको समझे बल्कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव और ओवरऑल पिक्चर में देखें। एंड दिस इज वेयर अगेन कीपिंग दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, जिसमें कि हम वी गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स, वी डिस्कस, और वो जो हम, तो अगर मैं इसको इफ आई ट्राई टू मैप इट स्टार्ट्स फ्रॉम के बिजनेस स्ट्रैटेजी से सारा स्टार्ट होगा। सही है, बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस का विजन क्या है अपेरेंटली इसके अंदर, एंड फ्रॉम देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी से फिर वहां से ड्राइव होती है क्या, अच्छा ये हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, व्हाई डोंट वी ट्रांसफॉर्म दीस थिंग्स। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी इटसेल्फ जो होती है दैट इज ड्रिवन फ्रॉम द बिजनेस स्ट्रैटेजीज एट फर्स्ट प्लेस। अब उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेयर, जिसके अंदर हम मेनली एक तो स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कि हमारा जो बिजनेस की गोल्स थे और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के गोल्स थे, हाउ डज इट गो अलोंग। एजाइल एंड हाइब्रिड डिलीवरी, जिस तरह मैंने कहा कि हमें एजाइल पे रखना है, हाइब्रिड के साथ जाना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो वो अप्रोच हम डिसाइड करते हैं। और उसके बाद दिस इज वेयर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमारी अथॉरिटीज होती हैं, वी आई नॉर्मली टेक दिस लिबर्टी एंड वी यूज दिस लिबर्टी टू टेल एंड एडवाइस पीपल। मैं नहीं कहता कि हम डिक्टेट कर रहे हैं, बट वी एडवाइस एज अ पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर, हम वी एडवाइस के जी दिस वुड बी द बेस्ट अप्रोच, द बेटर अप्रोच, एंड ऑब्वियसली डेटा ड्रिवन होता है कुछ भी। एंड लास्टली के जो मैंने बात की चेंज मैनेजमेंट, हाउ आर वी गोइंग टू मेक अ चेंज, इंटीग्रेटेड चेंज मैनेजमेंट की बात होती है कि अगर एक कोई भी चेंज ट्रांसफॉर्मेशन का होता है तो वो एटलीस्ट 2 से 3 बिजनेस फंक्शंस पे बात कर रहे होते हैं। तो फाइनेंस तो इन एनी केस, कोई फाइनेंस है यहाँ पे सर? तो मैं कुछ गलत नहीं कहने वाला था मैं ये कह रहा था कि फाइनेंस और सप्लाई चेन आर अपेरेंटली मोस्टली द बैकबोन्स, राइट, क्योंकि हमारा सारा जो भी है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर पे ही गिर रहा होता है जाके, हर चीज का कॉस्टिंग पे जीएस पे इम्पैक्ट होता है, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो पैसा इटसेल्फ हो, या कोई भी राइट ऑफ्स हो, राइट इन्स हो, एनीथिंग विच फाइनेंस हमारा हमेशा स्पॉन्सर भी, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर भी नॉर्मली फाइनेंस ही होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फाइनेंस के साथ हमारी अलाइनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए जो हम करके चल रहे होते हैं। सप्लाई चेन अगेन इज द बैकबोन। अगर मैं ईआरपी की बात करूं, किसी ईआरपी या सिस्टम इंप्लीमेंटेशन की, जो कि एक कंपनी के अंदर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई चेन, क्योंकि हमारे पास जितना मास्टर डेटा होता है वो सारा सप्लाई चेन के हाथ में होता है मोस्टली, अदर देन जो आपके जीएल से रिलेटेड या ओवरऑल जो फाइनेंस का एक लिमिटेड मास्टर डेटा का पार्ट है, बट ऑपरेशनल डेटा जो है वो सारा सप्लाई चेन। तो अपेरेंटली जो मैंने बात की आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर्स, और आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे हमें फिर एड्रेस करना होता है कि वेयर टू इंटीग्रेट द चेंज, कहां पे लाके किस पॉइंट पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडशेक्स का हो रहे हैं, वो चीज हम आइडेंटिफाई करें एंड देन मेक श्योर कि ये आपस में हमारा जो आइडिया है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है। एंड अपेरेंटली लाइक यस, दिस इज हाउ एंड what helps us actually in achieving overall successful project management and a project where we see the realization of benefits and not just the goal. तो यहाँ तक की बात में I hope I have been clear and तो इसके अंदर जो हम चीजें कर रहे हैं इसमें एक तो हम माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं कि हमने जो कम्युनिकेशन करनी है माइंडसेट कम्युनिकेशन के थ्रू सीधा करना होता है, क्योंकि हमने सुना है wherever there is a change there is a resistance, right? तो change and resistance की जो आपस का एक रिश्ता है, इसको हम as with this project management excellence I believe and I have this firm belief कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोच से ठीक होते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं जाके किसी को बताता हूँ यार ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर ले, वो कहता है इतना टाइम नहीं है,
और जब वही बातें हम आर्टिकुलेट करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ बताते हैं और जब पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद बताते हैं यू हैव एक्चुअली फॉलोड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, मुबारक हो आपको। तो कहते नहीं यार हमने कब किया, हमने तो एक रैंडम किया इसीलिए कर लिया। हर ये ऐसा नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली बट इन फैक्ट लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो कोई और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हो, what we miss out every time is we always get excited as human beings, right? हमें गवर्नेंस हर सूरत हर स्टेज पे गवर्नेंस, और जिसको हम कहते हैं ना कि आईटी का प्रोजेक्ट है तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क, गवर्नेंस, वो वाली साइड जो है वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। जिसकी अगेन एग्जांपल नेशनल फूड्स में मिलती है कि वी वर सेट टू गो लाइव ऑन 7 फरवरी, राइट? 7 Feb में सना स्पार्क में पूछा, शी वाज पार्ट ऑफ आवर टीम। तो एक्चुअली 7 फरवरी हमें लाइव होना था, 8 फरवरी हमारा इलेक्शंस था। तो जिसमें और वी वर क्लाउड सोल्यूशन, राइट? वी वर गोइंग ऑन राइज विद एसएपी जो कि क्लाउड पे था 100% एडब्ल्यूएस, और हमारे पास कम्युनिकेशन सारी आईएसपी से आ गई थी कि जी इंटरनेट तो बंद होने लगा, ये गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, इंटरनेट बंद है। This is where actually we utilized our buffers, our contingencies, not just वो contingencies जो हमारी प्लान थी, बल्कि जो हमने टाइम के हिसाब से बफर रखा था कि we actually decided to go live in February। उस वक्त तो कोई जहन में था भी नहीं कि फरवरी में इलेक्शन करा देंगे, लेकिन एक हमारा था क्या, अगर हम फरवरी में ना जा सके इनिशियल प्लानिंग पे फॉर XYZ रीजंस, कुछ हमारे सीजनल इम्पैक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से हमने कहा अगर हम सीजन की वजह से ना जा सके तो क्या होगा, एंड देन द बैकअप प्लान वाज टू गो लाइव इन अप्रैल। तो दिस इज वेयर एग्जैक्टली द कॉन्टिजेंसी आल्सो केम इन। तो वो जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था, वो जो थॉट प्रोसेस था, जो शुरू में लोगों को बुरा लग रहा था कि इतनी सारी बातें आप क्यों पूछ रहे हैं यार, इसका करना क्या है, इसका क्या फायदा होगा, तो एक्चुअली वी एक्चुअली रियलाइज दोस बेनिफिट्स। एंड अगेन the real difference actually came in when we developed and we actually brought that project management, the program management team in place, जिसमें के बहुत सारे लोग नहीं थे, सिर्फ एक change management के एक resource अलग थी dedicated, बाकी हमारी project teams में से ही project manager के अलावा, program manager के अलावा rest of the people were actually double acting, क्योंकि किसी भी organization में हमें getting a head count is like another task। तो उस हिसाब से we had to manage, but again the overall approach वो अगर नहीं होती, rest assured we would have gone live। लेकिन जो realization हमने go live के third day से तो नहीं, हाँ फर्स्ट डे से रहा था, क्योंकि हमारे कोई भी ऑर्डर वर्कर्स जो मार्केट में गए कोई ऑर्डर्स नहीं रोक रहे थे, सारी चीजें रेगुलाइजेशन आनी शुरू हो गई थी, बैंकिंग के साथ API हमारी डायरेक्ट कनेक्ट थी, उससे चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई थी। In 15-20 days we were able to run the हमारा जो एक प्रोडक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उन प्रोडक्शन के स्टेप्स के लिए कुछ चीजें हमें चलानी होती हैं, वो चीजें हम we were able to run those things। हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर सिस्टम से निकल रहे थे, हमारे क्लोजिंग स्मूथ हो रही थी। तो ये सारी चीजें जब नजर आनी शुरू हुई तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा था। What happened? What went wrong? इतनी सारी अच्छी बातें बता दी, आप लोग कहेंगे सब अच्छा ही हो गया। हमारी we were unable to close on the 30th of April। हम नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके, उसके रीजंस थे, but those were anticipated and known reasons जो हमने initially किए थे। And again, yes we missed the deadline of closing the sales on 30th and the subsequent closing on 5th or 4th, but we still ended up and we made sure कि हम 10 से पहले close कर। तो जो पुराना वाला टाइमलाइन था हमने उसी को कंटिन्यूटी रखा था, लेकिन ये सारी चीजें हम जो डिसाइड कर रहे थे we were not taking those calls। It was actually the stakeholders taking those calls and coming back to us and saying कि जिनको हम ऑप्शंस दे रहे थे, तो वहां से सिर्फ ये नहीं हो रहा था कि हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रॉपर्ली कर पा रहे थे, बल्कि वो जो ओनरशिप थी ना कि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ बिजनेस प्रोजेक्ट, वो वी वर एबल टू एक्चुअली शिफ्ट द ओनर्स एक्चुअली द ओनरशिप, और वहां से के लिए आपका ही डिसीजन था, आपका कॉल था, एंड वी डिड नॉट हैव टू गो बैक एंड रीआइटरेट एवरी टाइम कि यार ये खराब हो गया आपने किया। So it was a joint responsibility because we all agreed upon that and everything was communicated, सब चीजें signed off थी। तो कहीं भी ऐसा कोई हमारे
किसी भी बिजनेस की टीम के साथ, एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। इंडस मोटर्स की हम बात करते हैं। इंडस मोटर्स में डिपेंडेंसी ये है कि अगर 1 मिनट को भी सिस्टम बंद होगा तो प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगी। एंड एक गाड़ी जो आपकी बनती है, चाहे वो रेवो हो, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे वो यारिस हो, 4.5 मिनट 4 मिनट में गाड़ी बन जाती है आपकी। तो अगर 4 मिनट सिस्टम डाउन है फाहद भाई, तो एक गाड़ी का हिट आईटी को पड़ेगा। एंड वी आर देन एक्सपेक्टेड टू गो बैक इनटू द ओबेयास एंड इन द सेशंस एंड जस्टिफाई कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। तो being a Japanese organization, क्योंकि वहाँ पे it's all Japanese Kanbans and are very strictly followed, and not just in this side but on the other side, production line पूरी उनकी Hyjumka lean manufacturing is based on that Toyota production system जो कि completely Kanban based है। तो वहाँ पे जाके it was a different level of learning, जहाँ पे हम जो भी technology transformation, it was a very small project and it was big as well, big because that was being done for the first time in Pakistan within that IBM environment, SAP की upgrades था, small इसलिए कि it was just a conversion. Still, यहाँ पे अगर हमने project management approach ना लगाई होती, what we would have missed? We would have missed the timelines. Why? Because हमने उसके अंदर सारी testings, UATs, सारी approaches उस हिसाब से ही plan की थी। Again, यहाँ पे this was one project जिसको हम कह सकते हैं कि it was completely agile, जिसमें हमने waterfall पे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि हम testings करते जा रहे थे and we were just going live. It was just कि हम go live जब हमने किया तो हम we had this limitation कि जब पूरा cut over होगा data एक साथ जाके तो उसमें भी we had zero downtime. That was our win actually, क्योंकि we managed to do it during the holidays जो बीच में आ रही थी, तो हमने एक भी गाड़ी का लॉस नहीं किया उस गो लाइव की वजह से। तो अपेरेंटली जब वहां पे हर चीज का RCAs और सारी एनालिसिस और पोकायोके एंड गैम्बास एंड व्हाटनॉट सब हो रहे होते, तो आफ्टर द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इवन वी सैट डाउन एंड एक्चुअली केम अप एज अ लर्निंग एज अ फाइंडिंग आफ्टरवर्ड्स के जहां जहां आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अप्रोचेस क्लियर थी, एंड अगेन जो गवर्नेंस वाली साइड थी कि जहां पे हमें गवर्नेंस करनी थी कि वी कैन नॉट मिस आउट दिस, वी हैव टू मेक श्योर ये होना चाहिए, कंटिजेंसी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। एंड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे मैं कहूंगा कि आई नेवर हैव टू गो एंड सेल द आइडिया कि ये कर लें बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे इट वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कल्चर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इफ यू आस्क मी टुडे, it's like bread and butter. It is something जो कि आज हर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट सिर्फ SAP का रोल आउट या Oracle का रोल आउट या कोई एक नहीं होता, बल्कि अगर आज हम बात करें तो इन्वायरमेंटल या कल्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं, HR की साइड से हो रहे होते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगेन चेंज मैनेजमेंट इज द की। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम काम करके, अलकरम इज अ ग्रुप, अलकरम का आपने नॉर्मली यही सुना होगा कि अलकरम इज अ टेक्सटाइल मिल and they have a retail studio as well, Alkaram Studio. But at the back end, जो group की बात करते हैं, तो group में हमारे पास we have Farmio, which is agri-tech, right? Altogether a different ball game. कि एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर जाकर हम वहाँ प्रोजेक्ट्स ही कर रहे होते हैं, किसी भी फार्मर से जाके उसके पास टेक्नोलॉजी सेल करके एंड हाउ वी एनहांस देयर यील्ड्स, तो वो भी एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। और वहाँ पे एग्जैक्टली बहुत सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो हमारी आज से पहले इस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन या विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे हमारे लिए कम क्रॉस है। तो इस तरह से एक और इनका वेंचर है विच इज एक्वा फार्मिंग, सो दे ग्रो श्रिम्प्स एंड दे एक्सपोर्ट इट टू US मेनली, और उसके अलावा ये भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ। ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। तो अगर इस तरह से बीइंग एन IT गाय, एंड ऑब्वियसली I've been to FMCGs, I started HL, L'Oreal, Shan Foods, Indus Motors, National Foods, तो वो सारी बातें टेक्सटाइल सारी अलग है, लेकिन ये ऐसी चीज है एक्वा फार्मिंग या एग्रीटेक जो कि इस वक्त इंडस्ट्री भी कोई बहुत ज्यादा मैच्योर पाकिस्तान में नहीं है। सो व्हाट कम्स इनटू लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने जाते हैं, दिस इज वेयर एक्चुअली माय नॉर्मल अप्रोच इज दिस। सेकेंडली है कि यस, आजकल अगर मैं थोड़ी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बात करूं, तो एक चीज आई ऑलवेज मेक श्योर दैट इज पार्ट ऑफ द इनिशियल प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग के टाइम पे इज डिजाइन थिंकिंग।
एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग इज नॉट कंप्लीटली, जिसमें कि एक जरूरी है कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं उसको अंडरस्टैंड करना, वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना, उस इंफॉर्मेशन को नोट करना एंड मेकिंग श्योर कि जब हम एडॉप्शन या टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं वहां पे हम उसको कंसिडर करें कि जब हम चेंज कराने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे से जो एक कहीं गांव में खड़ा होकर कोई काम करने जा रहा है, तो उसके पास हम बहुत सारी चीजें अज्यूम नहीं कर सकते, हमें वो ग्राउंड रियलिटीज, तो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे हमारे पास चीजें आती हैं, उस टाइम पे जब प्लानिंग वहां से रिक्वायरमेंट गैदरिंग से प्लानिंग करते हैं जो सफर, उसमें वी हैव टू हैव दिस डिजाइन थिंकिंग अप्रोच, क्योंकि इसमें जहां जहां ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है उस चेंज में, उसके साथ एम्पैथाइज करना, उसके साथ बहुत सारी जगहों पे अंडरस्टैंड करना कि वो किस सिचुएशन में काम कर रहा है, एंड we should sound like that we are solving the problem, not creating another big problem for him कि जी लो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, या तो मेरी नौकरी जाने वाली है और अगर मुझसे सही नहीं हुआ तो मुझे और मसले हो जाएंगे। तो इस चीज को भी हमें एम्पैथाइज करके, तो दिस इज वेयर आई कंसिडर डिजाइन थिंकिंग अप्रोच इज वन ऑफ द कीज दैट वी शुड ऑलवेज, दिस नॉट ऑलवेज बट जहां जहां wherever it matters and it impacts, it has a role to play, and it is something, to me it has helped every time, and precisely with change management perspective. So just to end, I mean अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो रोल है ना वो चेंज हो गया है, वी आर नो मोर जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी आर कंसिडर्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स, सही, एंड व्हाई, बिकॉज वी आर नॉट ओनली कंसर्न्ड अबाउट communication and communication. We are not just concerned about completing on budget on time, but we make sure that we get to the realization of benefits जो हमने इनिशिएशन के टाइम पे, प्लानिंग के टाइम पे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किक ऑफ करने के टाइम पे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कमिट करने के टाइम पे हमने देखी थी, वो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेलेंस के थ्रू वी इंश्योर दैट वी रीच टू द पॉइंट बी, एंड नॉट जस्ट पॉइंट बी बट उससे आगे जो रियलाइजेशन है गो लाइफ के बाद वाली, वो भी आती रहे ऑनगोइंग बेसिस पे, क्योंकि उसके बाद फिर हाइपर केयर एंड देन द प्रोजेक्ट गोज ऑन, जिसमें मजीद एफिशिएंसी और बेहतरियां भी आती रहती हैं। So this is all from my side. Any questions if you guys have? Given कोई ऐसे experiences or which you want to share, I would be very open to listen to it. And क्योंकि मैं आज स्पेशली यहाँ पे इस elite forum पे मैं सिर्फ बोलने नहीं आया, मैं सीखने ज़्यादा आया हूँ। So I want to hear from all of you. Obviously, you all have your experiences, and yes, I'll be very happy to if you have any questions or otherwise to share it. No, I think it's okay. I can speak. I can listen. Okay. So my question is that. Okay. It's open. Hello. Yeah. So my question is that because आपने काफी सारे transformation projects handle किए हैं, and I also manage you can say digital transformation in fintech. So how important it is कि whenever we are transforming something digitally or something of new age, जो उसके यूजर्स हैं जो उसको हैंडल करेंगे इवेंचुअली, इफ वी आर गोइंग लाइव विद अ मार्केट ब्रांड और मार्केट प्रोडक्ट दैट इज गोइंग लाइव, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि वो लोग भी उससे यूज्ड टू हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इन बैंक्स ऐसा होता है कि वी गो लाइव विद अ फीचर दैट इज वेरी फ्यूचरिस्टिक इन द पाकिस्तानी मार्केट ऑब्वियसली, बट यूजर्स कैन नॉट हैंडल इट द वे वी एक्सपेक्ट इट टू बी, सो इवेंचुअली दैट प्रोडक्ट इज अ फेलियर और दैट फीचर इज अ फेलियर. But जो उसके business objectives थे, those were very clear or those were very, you can say, market dependent. But eventually, क्योंकि जो users थे वो इतने literate नहीं थे about that technology, so eventually that failed. And obviously हमें go live के बाद और जो result हुए, जो आप realization की बात कर रहे हैं, only then we can find out how it will work out. Before that, we can only work on assumptions or market trends. So how important it is to do that? तो थैंक यू यार, आपने वो बात कह दी जो मैं थी जैसे कह रहा था कि डिजाइन थिंकिंग अप्रोच अगर आपने रखी होती है, एंड इफ यू वुड एम्पैथाइज विद द यूजर एक्चुअली कि उसकी आज क्या कैपेबिलिटी है और कल ये कर पाएगा या नहीं, तो हम इस तरह से करते हैं नॉर्मली कि हम ट्रेनिंग शेड्यूल्स उस हिसाब से डिजाइन करते हैं. देन वी डेवलप, जो हमने NFL में भी किया था कि हमारे प्लांट साइट पे फैसलाबाद पे जो लोग बैठे, आई डोंट एक्सपेक्ट देम कि यार वो SAP के चैंपियंस हो, राइट. उनका काम है सुबह आएगा वो एक 800, 1000, 1200 रुपए डेली वेज के ऊपर आके बेचारा वो प्रोडक्शन कर रहा है, और उससे मैं अगर एक्सपेक्ट कर लूं कि वो मेरे AI बेस्ड कोई अच्छा सा SAP को बहुत अच्छा चला दे, तो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट मैं बेवकूफ हूं, वो नहीं है.
सही है ना? तो इन दिस केस होता क्या है, फिर हमने उनके लिए ना सिर्फ ट्रेनिंग उनकी ऑन साइट कराई। अच्छा ये भी सुन लें कि वो ट्रेनिंग में भी जरूरी नहीं है कि वो ट्रेनिंग 1 घंटे की ट्रेनिंग में सब कुछ सीख जाए। सही है, जो सॉफ्टवेयर का या एसएपी की बात कर लेते हैं, ऑरेकल की बात कर लेते हैं, जो सर्टिफिकेशन करने जाता है वो 6 महीने में सीखता है, यूजर 1 दिन में कैसे सीख लेगा, राइट? तो हम उसके लिए करते हैं, एक तो ट्रेनिंग्स के शेड्यूल है, देन वी डेवलप हैंडआउट्स जिसमें क्या प्रिंट आउट्स होते हैं स्कैन्स के साथ, क्या ये है, ये है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। लास्टली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसमें वी ऑलवेज नीड टू, और ये सारा प्लानिंग फेज में करना है कि वो कौन से ऑप्शन है, वो कौन सी जगहें हैं जो कि हम ऑटोमेट कर सकते हैं, सो वी रिड्यूस एंट्री पॉइंट्स, क्योंकि व्हेनेवर देयर इज एन एंट्री पॉइंट व्हिच इज ह्यूमन डिपेंडेंट इज कंसिडर्ड टू बी एरर प्रोन, टू बी ऑल एग्री ऑन दिस, राइट? तो उन चीजों में हमें एंट्री पॉइंट्स को मैक्सिमम टाइम जगहों पे ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आज के टाइम पे कैसे करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं हम, अगेन टेक्सटाइल में आ जाते हैं, तो हम तो बहुत फैंसी बातें करें, टेक्सटाइल के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट दुनिया नजर आती है। उसके अंदर हम क्या करें, अब हमने ऑटोमेशन किस तरह से किए हैं कि जहाँ पे IoTs लग सकते हैं, सही है, तो बारकोड स्कैन करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो हाँ वो करा लेंगे। लेकिन अगर मैं उस यूजर से एक्सपेक्ट करूंगा कि यार ये बैठ के मुझे इस हिसाब से ही प्रोडक्ट कोड और यान की कितनी वो लेंथ है, क्या नहीं है, वो नहीं करते। तो उसको हमने क्या किया, बारकोड QR कोड्स के ऊपर डाल दिया। कम टू वेयर हाउस साइट, वेयर हाउस पे ऑटोमेशन होती है, आप इतने बड़े बड़े वेयर हाउस डिजाइन करके यू गो लाइव, बंदा आखिर में आके 2 फुटअवेज या 2 क्या कहते हैं पिकअप्स जो करता है, पिक एंड पैक करके अगर निकाल दे मैनुअली और आपके सिस्टम में न करे, आपकी सारी चीज बर्बाद। तो वो पॉइंट कब आता है कि जब उसको प्रॉब्लम आती है। तो अब क्या होता है कि हम उसको ऑटोमेट करते हैं। जो NFL में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था, देन आई मूव्ड आउट। तो यस, इसके अंदर हमें ना उस यूजर के साथ एक तो सोच लेना है कि इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है, सही है, नंबर 1 जो हम करते हैं, दैट्स व्हाट एज रियली हैज हेल्प अस। सेकेंडली ट्रेनिंग्स जो हर कोई कराता है, लेकिन ट्रेनिंग 1 घंटे 2 घंटे की वुड नेवर सफाइस। तो ट्रेनिंग हैंडआउट्स, प्रिंट आउट्स, वो चीजें डेवलप करके, एंड अब आजकल के दौर में प्रिंट आउट्स नहीं होते, रिपोजिटरीज के ऊपर आपकी वो सारी डिटेल्स पड़ी होती हैं जो कि यूजर्स के पास होती है, नॉर्मली शेयर पॉइंट एनवायरमेंट्स के ऊपर या डिफरेंट जो विद इन जो आपके ऑफिस एनवायरमेंट के अंदर रिपोजिटरी है, वहां पे आप ट्रेनिंग मटेरियल भी पूरा डालते हैं। इनफैक्ट SME के अंदर अब एक ऑप्शन ऐसा भी है कि हम वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग उसी मॉड्यूल के अंदर भी अपडेट कर देते हैं, प्लस अब तो ट्रेनिंग की वीडियोस प्रॉपर बन जाती है, सही है, स्क्रीन कैप्चर्स कर लेते हैं हम, तो उसकी वीडियोस हमने एक सेकेंडरी सेल्स का सॉफ्टवेयर होता है जो तकरीबन हर FMCG में यूज होता है, तो वो सेकेंडरी सेल्स के लिए हमने जब स्माइल में किया था, सो वी हैड टू डेवलप वीडियोस, क्योंकि वो समहाउ इन बिटवीन कोविड टाइम वी कुड नॉट गो फॉर फेस टू फेस ट्रेनिंग, लेकिन वो फिर हम इस तरह से करना शुरू किया कि हमने उसकी वीडियोस भी डेवलप की। तो जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हमें पड़ती जा रही है क्योंकि दुनिया इवॉल्व कर रही है, इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिसेस हैं वो भी इवॉल्व कर रही हैं, एंड दिस इज हाउ वी कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। बट अगेन इसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, गैप्स रह जाते हैं, जो कि हम फिर हाइपर केयर और सेकंड फेजेस में उसको एड्रेस करें। वो कहीं ना कहीं मुझे सिक्स सिग्मा के साथ जो है वो उसका जो पर्पस है सिक्स सिग्मा का, और जैसे आपने कहा इंडस मोटर्स में भी, टोयोटा में भी आपके सिक्स सिग्मा और ये कैनबेन और ये सारी चीजें जो है वो चल रही होती है। तो why we are the world is moving toward digital transformation, and जो सिक्स सिग्मा और ये जो आपका है टोटल क्वालिटी और ये सारी चीजें जो बहुत अरसे से आपके मार्केट में है, एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको यूज करके बहुत ज्यादा जो है वो काम किया है, उसके ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे सिमिलर लग रही है। तो व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इफ अगर हम ये एरर्स और ये जो टाइम टेकिंग और जो लीन का कॉन्सेप्ट है वो हटा दें तो क्या है? अच्छा, नॉर्मली आज से अगर मैं 10 साल पहले भी चले जाऊंगा, करेक्ट कीजिएगा आप सब लोग मुझे, 10 साल 15 साल पहले तक, 12 साल 10 साल पहले तक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती थी, ऑटोमेशन कहते थे, तो ऐसे ही है। और वो ऑटोमेशन का इफ नॉट 80% 50% उसका मतलब होता था कि यार बंदे कम हो जाएंगे, कॉस्ट बेहतर हो जाएगी,
आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, विच डेफिनेटली रेजोनेट्स विद लीन, क्योंकि उस जमाने में लोग ये देखते नहीं थे कि हम प्रोसेस पे लीन वॉक करें, प्रोसेस के ऊपर गार्बेज साइड करें और इस तरह के काम करें जिससे एफिशिएंसी आ सकती है, कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब समहाउ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे होते हैं, कहते हैं यार ऑटोमेट करते हैं चीजों को, तो ऑटोमेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तक बात आ गई, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ये हो गया है व्हाइल वी आर डूइंग इट व्हाई नॉट डू दिस। तो आपकी बात सही है, एक अप्रोच है कि हम लीन के साथ जाएं, पहले इसकी प्रोसेस वर्क करें, प्रोसेस अपने क्लियर करें, एक्सेस वेस्ट गार्बेज प्रोसेसेस को रिमूव करें, एफिशिएंसीज लेके आए एंड देन वी डिजिटाइज दोस थिंग्स। तो मेरी जो एग्जांपल थी वो थी इसलिए कि अगेन फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये काम हुआ, शेल की एग्जांपल लेता हूँ। शेल में जो लीन वॉक हुआ था, लीन वॉक जो हमारा शेल का हुआ था वो हुआ था गो लाइव के 4 महीने बाद, राइट। वी वेंट लाइव इन अप्रैल और गो लाइव लीन वॉक हमारा अगस्त में स्टार्ट हुआ था, राइट। तो एक तरीका वो भी अप्रोच सही है कि आपने डिजिटाइज तो कर दिया, अब वो कौन से प्रोसेसेस हैं जो इस डिजिटलाइजेशन के बाद भी या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी एडिशनल है। तो लीन या सिक्स सिग्मा इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इफ आई वर टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स सिग्मा या लीन एक ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। जबकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के साथ हुआ करती है, तो वो एक वन ऑफ प्रोसेस है। जब आप एक दफा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी कैपिटलाइज या एमोर्टाइज या आप जो कर रहे होते हैं उसको 3 साल 5 साल 7 साल के ऊपर कर रहे होते हैं, जिसमें उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो आप लेके आ रहे हैं उसकी कॉस्ट होती है, उसमें से कुछ ओपेक्स होता है कुछ केपेक्स होता है और उसकी अपनी अपनी चीज होती है। लेकिन लीन वॉक में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ पेटेंट चाहिए होता है। तो अभी अगर एग्जाम्पल दूं मैं दोबारा से अलकरम की, हमने हरगिज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, हमने लीन वॉक स्टार्ट, हमने प्रिसाइसली लीन वॉक स्टार्ट किया क्योंकि देयर वाज अ रियलाइजेशन कि बहुत सारे ओवरलैपिंग प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड टू मार्केट है या जो हमारा ओटिफ है उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अब हमने लीन वॉक करना शुरू किया, या जिस तरह से इंडस मोटर्स की आप बात करें वहां पे ये काइजेन के अंडर ये लीन वॉक्स और ये प्रोसेसेस ऑनगोइंग है। रेस्ट अश्योर्ड जो कंपनीज इस चीज को समझती हैं वो सक्सेसफुल हैं, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ की लीन कर रही होती हैं उसके लिए भी जरूरी है कि वंस यू आर डन विद द ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके एक एम्बिशियस गोल्स पूरे हो गए, आपकी रियलाइजेशन भी आ गई, येट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लुक बैक एंड गो बैक फॉर अ लीन प्रोसेस, लीन वॉक एंड अगेन उसकी बेहतर, या जिसे कहते हैं ना कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के पर्सपेक्टिव से वो भी जरूरी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर मैं लीन वॉक कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा आपका जो है वो उसको क्लियर करने में ज्यादा मुझे एफर्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी एक पूरा जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन पूरा एक करके रादर देन अगर मैं पहले लीन वॉक करके फिर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पास जाऊं तो वो मेरे लिए जो है वो ज्यादा इजी रहेगा, एक प्रोसेस को सारा लेके देन टू गो देयर, दैट वुड बी इजियर फॉर मी, राइट? Any other questions, sir? Means all technocrats here considered to the project management. I will only talk few words. Right? Project management पहली चीज है टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज है कल्चर और तीसरी चीज है बेनिफिट्स। हम लोगों का काम करना नहीं है सिर्फ काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी को भी आगे प्रमोट करना है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या होगी, कल्चर को क्रिएट करना है। लोग उस पर उनके लिए उनका उठा बैठक उनकी जो है प्रोसेस बन जाए, साजिश बन जाए, उसकी सोच बन जाए, फिक्र बन जाए, आदत बन जाए, हाँ आदत बन जाए, एग्जैक्टली सही आपने। तो हमारी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर ये है कि हम इसकी स्प्रेड करें। मुल्क के अंदर ये डिवाइडेड काम चल रहा है, डिवाइड का हम भी सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये वाली जिम्मेदारी भी हमारी है इसके अंदर कि हमने इसको टेक्नोलॉजी, कल्चर और बेनिफिट्स को में पहनाकर इसको स्प्रेड करना है। बिल्कुल, थैंक यू। तो उसमें एग्जैक्टली एक पर्सपेक्टिव वो होता है कि पीपल, प्रोसेसेस
And then system actually is there to support and facilitate whatever the people and processes required to be transformed and to have that agility and speed and efficiency in the business and the day-to-day. तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें हम चेंज मैनेजमेंट के टाइम पे अभी आपके आने से पहले बात हो रही थी कि while we do change management, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर चेंज मैनेजमेंट का जो रोल है प्रोग्राम मैनेजमेंट में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेयर वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड वी ट्राई टू embrace the change across the company, the organization. चेंज मैनेजमेंट के थ्रू हम वो फिर स्पेसिफिक डे टू डे वर्कफ्लोज के अंदर और वहां से ले जाके बिल्ड करना शुरू करते हैं. और सबसे खतरनाक तरीका होता है, कोई एचआर से तो नहीं है, एचआर वाले फिर उसको केपीआईज का पार्ट बना देते हैं. सबसे खतरनाक तरीका वो होता है, वो आदत जो नहीं भी होती वो बन जाती है. वही से बात है कि कल्चर है, वो जो कल्चर हमारी जिम्मेदारी है, वो टॉप टू बॉटम सारे लेवल के ऊपर जो है वो लिंक को करना है. ओनरशिप इज अक्रॉस सारे के अंदर कल्चर बनता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. That is the idea and that is final. बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल. You've been working with Shell and then you work with Indus Motors. Both of the established companies have their processes quality wise. आपने भी Indus Motors को बताया भी कि Japanese, and I have been to a company where Oboya होता है, तो वहाँ पे पूरी कंपनी के सामने कच्चा चट्टा खुल जाता है. So again, what's difficulty or challenges you face when you come to Alkaram? क्योंकि देखिए लोकल मार्केट और लोकल क्लाइंट ना डिफरेंट सोच रखता है. मैं आपकी इस जगह मुस्कुराहट समझ रहा हूँ, बट बिकॉज सेलिंग इज समथिंग दैट वी नीड टू डू बिफोर वी बिलीव कि हम बेनिफिट ले सकेंगे. और अलकरम का स्टूडियो जो है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ डॉल्फिन मॉल की, तो बराबर में खाड़ी भी है और एथनिक भी है, तो उनको उसी तरह की जो है ना वो टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी तरह का सब कुछ चाहिए. तो दे वांट आउटपुट्स और आउटकम्स एज क्विक एज पॉसिबल विदाउट कोई फॉर्मल ज़ाब्ते के. तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, अगर आप इस पे थोड़ी रोशनी डालना. और भाई आपको बस मैं क्या कहूँ कि वो मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई. तो अब ये उसमें ये कि बिल्कुल जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना वो था कल्चरल, राइट. कल्चरल बैरियर था कि हम ये क्यों करें जब बाईपास के थ्रू भी काम हो रहा है, राइट. एंड देन पुटिंग कंट्रोल्स ऑन सर्टेन थिंग्स. अभी 3 महीने हुए हैं, तो 3 महीने में जितने कंट्रोल डाले मैं अब आहिस्ता आहिस्ता विलन बनने वाला हूँ या बन चुका हूँ. तो कंट्रोल्स जब आप डालते हैं वहां पे रेजिस्टेंस आती है, माइंडसेट की रेजिस्टेंस आती है. लेकिन अच्छी बात जो पॉजिटिव है वो ये कि टोन फ्रॉम द टॉप वेरी क्लियर. दूसरा जो हमें चैलेंज है यहाँ पे, कुछ चीजों पे या हर चीज पे हम यूजर उनको ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता कि हमारा जो अलकरम मिल्स की है, टेक्सटाइल की अगर मैं बात करूं, तो वी आर अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन एक्सपोर्ट कंपनी, जिसमें हमारा मेजर एक्सपोर्ट्स मैं बता सकता हूं कि आपको फॉर एग्जांपल आइकिया है, वॉलमार्ट है, टारगेट है. ये 3 तो हमारे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इसकी मैं बात करूं. और जब $200 मिलियन में मेजर कंट्रीब्यूटर आपसे जो कहता है ना रिक्वायरमेंट, तो हर दफा लोगों को हम ब्लेम नहीं कर सकते. इसमें हमारी कस्टमर ड्रिवन भी बहुत सारी. इट्स ऑल मेड टू ऑर्डर, इट्स ओनली होम टेक्सटाइल, राइट. जो हमारी जो एक्सपोर्ट है, होम टेक्सटाइल की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिजाइन चेंजेस हो रहे होते हैं, साइज चेंजेस हो रहे होते हैं, सीजनल इंपैक्ट्स आ रहे होते हैं. तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आपने कहा, इट्स नॉट जस्ट द पीपल, नॉट जस्ट द एनवायरमेंट, नॉट जस्ट द कल्चर, बट द ओवरऑल बिजनेस मॉडल इटसेल्फ. तो यहां बिजनेस मॉडल के अंदर हमने एक चीज अगर मैं बोलूं कि जो बुक में हम कहते हैं कि यार वी शुड गो बैक टू द कस्टमर एंड टेल हिम कि दिस इज गुड एंड दिस इज नॉट एंड दिस इज नॉट. व्हाइल ऑन द अदर साइड हम कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट. हम इसके बीच में थोड़ा सा जो फंस जाते हैं, वहां पे जाके एक लिमिट तक हम कस्टमर को पुश बैक दे सकते हैं, एक लिमिट तक हम फर्दर पुश डाउन कर सकते हैं आवर रिसोर्सेज कि यार नो मैटर व्हाट, जस्ट गो एंड डू इट. तो उस तरह की चीजों पे हमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस जो है उनको हैंडल करना पड़ जाता है, और वो सिस्टम में करना हर दफा मुश्किल हो जाते हैं. बट वी नीड टू एक्चुअली इंश्योर कि वो सारे आपके कंट्रोल्स, बहुत मेजर कंट्रोल्स मिस ना हो, मिटिगेटिंग कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं. तो जो नॉर्मल चैलेंज है सिर्फ कल्चर का नहीं है, इसमें जो ओवरऑल मेक टू ऑर्डर या और ये NFL की अगर मैं बात करूं या शान फूड्स की बात करूं, जहां जहां भी एक्सपोर्ट का कस्टमर्स हैं, एक्सपोर्ट का कस्टमर इज अ वैल्यू कस्टमर, राइट. जो आपको डॉलर्स में एक साथ 25, 30, 50 हजार से लेके और लाख, मिलियन, $2 मिलियन तक के ऑर्डर्स लगा रहे हैं. तो इतने रेवेन्यू पे आपके मार्जिन भी ठीक ठाक होते हैं एक्सपोर्ट के अंदर. एंड दिस इज व्हाई
कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स जहां जहां होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो या छोटा सा भी चेंज हो, उसमें नॉर्मली चैलेंजेस आते हैं. बट अगेन हाउ वी हैंडल इट इज शोइंग सम फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि हम वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए लो हैंगिंग है जिसको हम इमीडिएटली कर लें और हम कस्टमर से भी बात कर सकते हैं तो हम उसको क्लोज वहां करें. एंड फॉर द बिग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज अप्रोच के साथ, एजाइल अप्रोच के साथ वी फिक्स थिंग्स, ताकि बड़ा इम्पैक्ट बिग बैंग के साथ एकदम से सब कुछ चेंज ना कर दें जो कस्टमर के लिए भी एक्सेप्टेबल ना हो. तो दिस इज वेयर द एजाइल अप्रोच हमें सेल करने में भी आसान होता है टू द कस्टमर बैक के ये कर रहे हैं इससे आपको ये बेहतर हो जाएगा, नेक्स्ट फेज में वी डू दिस. सो अगेन दिस इज वेयर द एजाइल अप्रोच कम्स इन. सर आपको oil and gas sector में actually the minimum risk that we are looking at is the fatality, and nobody would want fatality at the end of the day. So हमारा जो framework होता है, we have got dozens of frameworks all across the world. Comparing with the PMI versus MSP managing successful projects by UK versus PRINCE2, which is projects in controlled environment. इस पर्सपेक्टिव में जब मैं आईटी को देखता हूँ तो नॉर्मली आईटी में एजाइल को फॉलो करते हैं. सो वुड यू माइंड शेयरिंग एनी प्रूवन ब्लूप्रिंट अदर देन एजाइल जिसको हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फॉलो करें? क्योंकि हमारे पर्सपेक्टिव में मुश्किल वहां ज्यादा होती है जहां पे पानी ना हो और कश्ती डूब जाए. सो हमने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्पेशली बाइको के अंदर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म किया है इनटू कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो वी आर नो मोर फॉलोइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो हमारी जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ साइकिल है इसमें वी हैव प्लेंटी ऑफ मॉडल्स. सो उस ब्लूप्रिंट पे that is going to be a proven blueprint that could be followed by many of the industries right in the first go, right, first time tested proven delivery. So what could be that particular model? Sir, इसमें again चाहे वैसे भी otherwise भी PRINCE2, Six Sigma, project management, there's no one thing that fits all, right? तो इस पर्सपेक्टिव से जो आपकी बात है कि फेटालिटीज हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली इज वन थिंग, वही की जा सकती है, लर्निंग्स आएंगी, उसको मिटिगेटिंग कंट्रोल. तो काइजन की अप्रोच इज व्हाट नॉर्मली हैपेंस कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसका एक रूट कॉज आरसीए कर लेते हैं. आरसीए करने के बाद ऑब्वियसली एंड देन यू पुट सम काउंटर मेजर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So if you ask me what's that one thing that solves your problem, there's no one thing. क्योंकि अगर मैं स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ, खाली बताता हूँ सर में दर्द है, उसकी भी 2 गोलियां लिख के देता है, एक आप मल्टीविटामिन ले लें, दूसरा पेन किलर ले लें. तो नॉर्मली there's no one thing that fits for all. और अगर आपकी नॉलेज में है तो आप प्लीज शेयर करें क्योंकि आप ये कर रहे हैं. लेकिन यस अदरवाइज तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, कीपिंग द थिंग्स ऑन. लेकिन आपके भी जो चेंजेस आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो चेंज इंप्लीमेंट करना है आपको. तो वो चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए तो आपने या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कोई सिक्स सिग्मा या कोई वो सिक्स सिग्मा नहीं सॉरी आपने PRINCE2 या कोई ऐसी अप्रोच लेनी पड़ेगी ताकि अब फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम हो गई, आपने काउंटर मेजर भी कर लिया, अब आप वो काउंटर मेजर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो भी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एजाइल अप्रोच रखनी पड़ेगी. क्योंकि चलते हुए बिजनेस के अंदर अगर आप वो वाटरफॉल के हिसाब से करेंगे स्टार्ट टू फिनिश एंड डिपेंडेंसीज तो आपको एक एरिया बंद नहीं करा सकते. तो दिस इज वेयर एक्चुअली जो मैंने बात की थी कि एक से ज्यादा आपको चीजें फिट करनी पड़ेंगी. तो मेरी लिमिटेड नॉलेज में तो कोई ऐसी देयर इज नो वन स्टिक, देयर इज नो वन कैप हेड दैट फिट्स ऑल द साइजेस. lot of budget involved. So now proceeding further, now I guess ऐसे announcements है ना, अजगर साहब बहुत खुश होंगे, I'm sure. So today's chief guest I'm gonna announce is none other than Syed Atif Shah, Chief Information and Digital Officer of CDC. 25 years of experience and an expert in strategic thinking and developing cross-functional teams for creating exceptional customer experiences.
So he's been a very prominent speaker local international level पे CDC की तरफ से बहुत जगह बात करते हैं and I'm really thankful कि मैंने इनको बस फोन किया और उनको कहा कि सर आपने आना है और उन्होंने एक्नॉलेज किया. So he's among the top 200 CIOs and CSOs जो रैंक होते हैं, कंसिस्टेंटली चले आ रहे हैं. आसिफ भाई से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट आई हैवंट मेट मोर हम्बल एंड मोर ह्यूमिलिटी फुल पर्सन CXO जो इनसे है. जब मैं इनको पहली दफ़ा मिला ना, मुझे लगा कि यार ये सी लेवल बंदा कैसा है, इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है. सो बट अगेन इट्स वन ऑफ द ट्रेट्स दैट वी ऑल नीड टू फॉलो. And thank you for enlightening us everywhere. And so I would like please welcome Asif Saab for his words. मुझे इससे कहा था कि आपने कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं, तो वैसे तो मैं एक पर्चा भी बना के लेकर आया था, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ सही है, ऐसे ही तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद ऐसे ही थोड़ा सा जो कुछ गुफ्तगू होगी उसी को कर लेता हूँ. सबसे पहले तो मैं वाकई बहुत इम्प्रेस्ड हूँ सीरियसली, क्योंकि यहाँ तो जैन XYZ UWX सारी मौजूद है. बिल्कुल ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कल आगे चल के हमसे सारी चीजें टेक ओवर करनी है, आप लोगों से टेक ओवर करनी है. तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स के और डिफरेंट एज ग्रुप्स के और आई एम श्योर डिफरेंट प्रोफेशंस के यहाँ मौजूद हैं. तो हमने तो ये सीखा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मैं ऐसे लेता हूँ कि इट्स अ डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ एक्सीलेंस और अ स्ट्रक्चर्ड परसूट ऑफ एक्सीलेंस. मैं तो इसको इसी तरह लेता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मकसद ये है कि आप कोई काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन्ड वे होना चाहिए. तो अगर इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं और उस चीज को अपना एक वो बना रहे हैं, चाहे वो जिस एरिया में भी है, दैट्स रियली वेरी वेरी इम्प्रेसिव. सो मैं खुद क्योंकि एक फाइनेंशियल सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ, जैसे आप में से कुछ लोग वाकिफ होंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी हमारा मेन हेड ऑफिस तो यही शारिया फैसल पे है, लेकिन हम तीनों शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हैं. जहाँ स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिशनली हुआ करती थी वहाँ CDC भी है, वहाँ हमारे ऑफिस भी हैं, और नाम तो हमारा आज भी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी चल रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली डिपॉजिटरी के अलावा पाकिस्तान के नंबर 1 ट्रस्टी एंड कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट सर्विस प्रोवाइडर भी हैं. इसके अलावा हम इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंक्स को, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को बैक ऑफिस अकाउंटिंग की सर्विसेज भी देते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंडस्ट्री आपस में डिजिटली कोलैबोरेट करके अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती हैं, उसमें भी हमारा बड़ा रोल है. तो हम वैसे प्राइमरीली एक बैक ऑफिस ही कंपनी है, हम आपको फ्रंट में नजर नहीं आते. पाकिस्तान में थोड़ी सी एक यूनिक सिचुएशन ये बन गई है कि यहाँ सर्टेन ब्रोकरेज हाउसेज ने इनिशियली कुछ लोगों के शेयर्स के साथ ऐसे मामला किए कि यहाँ हम डायरेक्ट कस्टमर को भी खुद हैंडल करते हैं, वरना इंटरनेशनली ये प्रैक्टिस कहीं नहीं होती कि डिपॉजिटरी डायरेक्ट कस्टमर को भी हैंडल करे, बट पाकिस्तान में CDC ये काम करती है. तो उस वक्त अगर मैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को देखूं और स्टॉक एक्सचेंज को देखूं तो ऑलमोस्ट मिलियन के करीब इन्वेस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं. इसमें कुछ लोग रिपीट भी हो रहे होंगे, क्योंकि मैं अगर अलमीजान से भी काम करता हूँ, मैं किसी ब्रोकरेज हाउस A से भी करता हूँ, B से भी करता हूँ, तो वो UIN भी गिन लिए जाते हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल तकरीबन मिलियन बन गए हैं जो इस वक्त कर रहे हैं. और आप पिछले 2 साल से देख रहे होंगे या 2.5 साल से कि पाकिस्तान में कोई और चीज चल रही हो ना चल रही हो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऐसी हो गई है कि अभी आपने सोने में इन्वेस्ट किया होता है या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया होता है, शायद स्टॉक एक्सचेंज ने ज्यादा ही रिटर्न दिया है आप पिछले 2 साल का अगर देखेंगे तो, और डॉलर टर्म्स में भी वो ज्यादा है. ठीक है, आज ही किसी ने ये शेयर भी किया है, एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान के, कि अगर आपने डॉलर ही में इन्वेस्ट करना है तो आप डॉलर रख के बैठ जाएंगे ज्यादा घर में रख के, चाहे किसी से खरीद के कर लें, ब्लैक मार्केट से ले लें या ट्रैवल के बदले ले लें. लेकिन अगर आप कंपनीज लाइक सिस्टम्स लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो डॉलर का रिटर्न दे रही है पिछले 4-5 साल के अंदर, वो ह्यूज है, क्योंकि वो डॉलर में अर्निंग करनी है. तो पर्सपेक्टिव बिल्ड करने का मकसद ये है कि हम भी अगर अपने आप को जज करें तो प्रैक्टिकली मैं ऐसे कह सकता हूँ कि CDC भी एक बिल्कुल एक सेंट्रल प्रोजेक्ट कंपनी बन गई है, क्योंकि हमारे पास इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर जिससे सारे काम चल रहे हैं. हम तो सॉफ्टवेयर ही को 24/7 प्रोडक्शन में भी यूज कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर ही बिल्ड कर रहे हैं. तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है तो जाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी तरह के वाटरफॉल से स्टार्ट हुए थे और फिर एजाइल आ गया और हाइब्रिड अप्रोच आ गई. लेकिन जहां हम काम कर रहे हैं वहां रेगुलेटर का भी बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है. हम खाली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें सिर्फ ओनर्स हो और मार्केट हो, हमारे यहाँ रेगुलेटर की भी बहुत सारा
इन्फ्लुएंस भी है और उसको बहुत सारी इंटरनेशनल डायरेक्शंस भी आ रही होती हैं कि जो फंडिंग एजेंसीज पाकिस्तान को फंड कर रही हैं वो फिर अपने पूरे नुस्खे लेकर आती हैं कि ये काम इंटरनेशनली ऐसे हो चुका है तो आप ऐसे करें। तो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम जो सीडीसी ने अपने प्रोजेक्ट्स में सीखा है और खास तौर से चलते हुए ऑपरेशन में, क्योंकि सॉफ्टवेयर की चीजें या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, तो जो हमने सीखा है वो ये है कि एक फेल फास्ट अप्रोच बाय एंड लार्ज अडॉप्ट हो गई है। मैं उसको ये क्रेडिट नहीं दे सकता कि सारी सीडीसी ने वो याद कर ली, दुनिया भर में वो यूज होती है, स्टार्टअप्स तो बहुत ही यूज करने लगी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई रिक्वायरमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होती कि क्या चाहिए यूजर को, क्या चाहिए एससीसीपी को या और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, तो हमेशा छोटे छोटे एमवीपीज बना के काम हो रहा होता है। उन एमवीपीज के अंदर क्विकली डिलीवरी होती है, उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन उन फेलियर से जल्दी जल्दी लर्न करके वी ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन दैट। तो हमारे तो जो अप्रोच, अभी एक दो सवाल भी हुए थे कि क्या बेस्ट अप्रोच होगी, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर साइड पे तो एमवीपी की अप्रोच बहुत इफेक्टिव लगती है मुझे कि बहुत यूजफुल है। अच्छा, लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर को थोड़ी सी लग्जरी हासिल है कि अगर हम कोई चीज बना भी लेते हैं तो उसको ब्रेक करके या उसका कोई कंपोनेंट निकाल के वापस उसके अंदर कोई कंपोनेंट डालना आसान हो गया। और अब तो विद एपीआईज आप डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपने टेक्नोलॉजी ए यूज की थी एक कंपोनेंट के लिए तो आप बी सी डी ई यूज कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट के लिए, वो खुद बना लें, किसी और से ले लें, उसको जोड़ लें। तो सॉफ्टवेयर में ये लग्जरी आ गई है। इधर है एक ब्रिज बन रहा है, उसमें तो ये लग्जरी नहीं है। अगर आपने जैसे बनाया है उसको अगर सही कंसीव नहीं किया गया होगा तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट है आप उसको डिसमेंटल करें और दोबारा से बनाएं। तो विद दैट मैं कोई बहुत ज्यादा चीज और लेक्चर नहीं करना देता चाहता आप सबको। आई एम श्योर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो मुझसे बहुत आगे ही होंगे, लेकिन सीडीसी की जो प्रैक्टिस है उसमें मैं ये फेल फास्ट को एम्फसाइज करना चाहता हूँ रिपीटेडली कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रही होती है कि हमने ये अप्रोच ली है कि आप छोटी सी प्रोडक्ट बनाएं, उसको इंट्रोड्यूस कर दें, कस्टमर का बिहेवियर देखें, रेगुलेटर का रिस्पॉन्स देखें और उसकी बेसिस पे अपने रीएडजस्ट करें। दो तीन मैं मेजर प्रोजेक्ट्स एग्जांपल दे देता हूँ। हमने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है, पिछले 1 साल हो गया, एक प्रोडक्ट है जिसको हम पहले सीजीपी कहते थे, सेंट्रलाइज्ड गेटवे पोर्टल, अब हम उसको आसान कनेक्ट के नाम से ब्रांड कर रहे हैं कि अगर आज आप पीएसएक्स में अकाउंट खोलना चाहते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी में कोई यूनिट लेना चाहते हो या एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आना चाहते हो, तो एक सेंट्रल पोर्टल है आपके लिए जिसमें आप जाके अगर अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। वो बिल्कुल सिंपल है कि आप अपना सीएनआईसी देते हैं तो फिर बैकएंड पे हम नादरा से भी डेटा पुल अप कर लेते हैं, खुद ही हम पीएमडी से भी डेटा पुल कर लेते हैं, हम राज से भी डेटा पुल कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम सारा वेरीफाई कर लेते हैं कि यस ये कस्टमर है। फिर हमने उसके साथ एक छोटा सा रिस्क इंजन भी लगा दिया है कि आपकी जो आज अगर आप किसी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या आपकी कोई बैंक के साथ क्रेडिट में कोई चैलेंज है तो वो सारा डेटा भी अवेलेबल है इस वक्त। आप देख रहे होंगे पहला साल है जब एफबीआर ने आपको बहुत दिलचस्प किस्म के एसएमएस भी भेजे कि आपने इतने पैसे कमाए तो टैक्स कितना दिया या आपके पास बैंक में ही आया, तो डेटा सारा मौजूद है, उसको इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी उसको इस्तेमाल करने लगेंगी। तो इसके जरिए आज हम कर ये रहे हैं कि अगर एक दफा आपने हमारे साथ अकाउंट खोल लिया ये वाला और आपने चूज कर लिया कि मुझे इस एसेट क्लास में जाना है और इस ब्रोकरेज हाउस जैसे एमसी के साथ काम करना है, तो कल आप कोई दूसरी एसेट क्लास चूज करते हैं, ब्रोकरेज हाउस चूज करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वहां जा सकते हैं जस्ट बाय डिफाइनिंग योर प्रेफरेंस। अगर आप कोई एक चीज चेंज करेंगे, मोबाइल नंबर या हाउस रेजिडेंस नंबर या कोई भी और आपका अपना पर्टिकुलर सीएनआईसी जैसे एक्सपायर हो जाता है तो वो सबके लिए वैलिड हो जाए। इसी तरीके से हमारी एक और मैं प्रोडक्ट को इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसिप्लिन का और फेल फास्ट अप्रोच का एक की वो है। हमने म्यूचुअल फंड्स आज आप लोग लेते होंगे टैक्स बेनिफिट के लिए भी, जो लोग सैलरीड लोग हैं वो भी लेते होंगे, और वैसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक अच्छा मीन्स है म्यूचुअल फंड्स लेना कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मनी मार्केट में करना चाहते हैं, उसमें इस्लामिक कन्वेंशनल दोनों मोड्स अवेलेबल है, बट दैट्स अ गुड मीन्स टू कम इनटू द मार्केट विदाउट हैविंग एनी नॉलेज एज वेल। तो आज अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ टाई अप होना पड़ता है, उसी के साथ अकाउंट खुल जाता है, वो आपको एक फोलियो दे देता है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी एक प्रोडक्ट है इमलाक फाइनेंशियल, जिसके जरिए आप किसी भी एएमसी से दूसरी एएमसी में भी अपना पूरा प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। एक अगर आप जगह आ गए हैं तो आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन मैनेज हो जाती है और आप चाहें तो दूसरी एएमसी में चले जाएं, उसी एएमसी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर लेंगे, मुझे कैश मैनेजमेंट कैश वाली जो चीजें हैं उसमें क्या है, इक्विटीज में क्या है, मनी मार्केट में क्या है, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट हमने बिल्ड किया ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2.5 years, इसमें मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए हैं क्योंकि बहुत वेराइटी ऑफ कस्टमर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं। थोड़े से स्टूडेंट्स भी अब आ गए हैं और दो स्टूडेंट्स स्टिल कम होते हैं, हाउस वाइफ भी कुछ आ गई हैं। हमारे पास
पहली दफा ये हुआ है कि हमने इजी पैसा के साथ इस प्रोडक्ट के एक सर्टेन कंपोनेंट की मैरिज की, तो हमारे पास पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों से लोग इजी पैसा के जो आज अकाउंट होल्डर्स थे वो आ गए। और पहली दफा ऐसा हुआ कि लोगों ने भी सुबह 5,000 रुपए डाले और शाम को 5,000 रुपए निकालने हैं। इतना तेज तो बैकएंड के प्रोसेस काम भी नहीं करते थे जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो वो सारे प्रोसेस फिर ऑटोमेट हुए। देखा जाए तो ये चीज पहले इनिशिएट भी नहीं की गई कि इसके अंदर अचानक इजी पैसा के हजारों लोग आ जाएंगे और वो बहुत क्विकली पैसे डालेंगे भी और वापस भी निकालेंगे, बिकॉज उस प्रोडक्ट को भी टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ इस अप्रोच ने बहुत काम किया कि हमने छोटे छोटे इसके एमवीपीज लॉन्च किए और उसकी बेसिस पे फेल फास्ट अप्रोच रखी कि क्या चीज नहीं चल रही है उसको रीएडजस्ट किया और वापस से लॉन्च किया। तो फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर साइड एक फाइनेंशियल कंपनी किस तरह अपने आप को मैनेज कर रही है वो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू फहद एंड द पीएमआई कराची चैप्टर, और मुझे ये सुन के भी बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग ऑलमोस्ट 15 साल से तो चला ही रहे हो। ये 221st सेशन है, ऐसी तो हम कोर कमांडर्स की मीटिंग के नंबर सुनते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में चल रही है। सेकंड लेवल पे लगता है कि ये एक चीज चल रही है, एंड आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट, सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। 100%। ये जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ठीक है, ये रेगुलेट आप लोग करते हैं इनको या ये इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं? इनको प्राइमरीली तो पीएसएक्स रेगुलेट करता है। अच्छा जी, और फिर वो इनका फ्रंटलाइन रेगुलेटर है और इनके बैकएंड पे एससीसीपी है। क्योंकि ये डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट बनते हैं इनमें से कुछ ब्रोकर्स जिनकी एक सर्टेन कैपेसिटी है, क्योंकि अब एससीसीपी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्क को देखते हुए एक नया काम शुरू किया है कि जिन ब्रोकर्स की सर्टेन कैपेसिटी नहीं है टू मैनेज रिस्क, उनको उन्होंने कस्टडी कस्टमर की रखने से विड्रॉ कर लिया, और वो सारा काम अब एक अलग कंपनी बन गई क्लियर, जिसकी सारी आईटी सपोर्ट सीडीसी देती है। वैसे उसका ओनर पीएसएक्स भी है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी भी है। तो सीडीसी उन ब्रोकर्स को जरूर फ्रंटलाइन रेगुलेट करती है जो उसके पार्टिसिपेंट बनते हैं, लेकिन जो ब्रोकरेज काउंटर ट्रेडिंग का तमाम मसाइल है वो पीएसएक्स एंड देन एससीसीपी इनको मैनेज करते हैं। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी से, वो इस तरीके से कि फॉर इंस्टेंस इफ आई एम द इन्वेस्टर, ठीक है, और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इक्विटी शेयर्स पीएसएक्स के, अब जो मैं इनका पोर्टल यूज कर रहा हूँ या इनकी ऐप यूज कर रहा हूँ, दैट इज नॉट जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, इतनी एडवांस नहीं है। जो ऑर्डर टाइप्स होते हैं वो नहीं है जिससे आप रिस्क hedge कर सकते हैं। तो why this gap is there and who will address this gap? फंडामेंटली तो इसको पीएसएक्स को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने इनको ऑथराइज किया जो ट्रेड कर रहे हैं, और आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि एक अथॉरिटी है जिसने इनको ऑथराइज किया हुआ है। लेकिन आपका कोई फीडबैक है तो बिकॉज वी वर्क काइंड ऑफ एज अ partner to them, so we can take your query and pass to them without any issue. This is very important कि उसमें रिस्क हेजिंग नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है ना, उसमें मोनोपोली ज़्यादा नजर आ रही है, लेकिन रिस्क हेजिंग होनी चाहिए जो कि प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसमें बहुत इजीली आप यू कैन जो है वो इनकॉर्पोरेट, तो वो चीज़ बहुत मिसिंग है। क्योंकि अगर आप अब्रॉड इसी सिस्टम को आपने अगर यूज किया हो तो यू विल सी लॉट ऑफ हेजिंग इटसेल्फ इन दिस सिस्टम, जो कि यहाँ पर क्या, तो इसलिए जो इन्वेस्टर होता है ना उसका कॉन्फिडेंस जो है लेवल फिर वो कम है, और फिर उससे लॉस ज़्यादा होता है बेनिफिट से ज़्यादा, इसलिए कि वहाँ पर आपके पास कंस्ट्रेंट्स आ गए, तो दैट इज द गैप। ओके, वो तो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देंगे। तो जो ब्रोकरेज हाउस या एजेंसीज आपके अंडर अवेलेबल नहीं आ रही, और अगर कोई यूजर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या वो ऑन स्टेक है उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या वो सेफ होती है? अच्छा नहीं, आपकी तो क्योंकि सीडीसी के बाद एक स्टेक होल्डर होता है, पीएसएक्स भी हो रहा होता है, या एजेंसी सेल्फ भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको हम किस तरह से? अच्छा देखिए, जो पहले वन बाय वन करके चल लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो लीगल ब्रोकरेज हाउस है जो पीएसएस के अम्ब्रेला में ना काम कर रहा हो। तो वो ये जरूर हो सकता है कि वो सीडीसी में पार्टिसिपेंट है या नहीं है। अगर उसका एक सर्टेन लेवल नहीं है
कैपिटल रखने का तो वो सीडीसी का पार्टिसिपेंट नहीं होगा, लेकिन वो पीएसएस के अम्ब्रेला में जरूर चल रहा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो एक लीगल प्लेटफॉर्म वही है। तो वो तो उसके वही, अगर उसके जरिए कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको वही सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं जो पीएसएक्स ने आज रखे हैं उसके। स्टिल आप जिस तरह बात हो रही थी, अलकरम है और निशात है और गुल अहमद है, आप जब कोई चीज लेते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी देख के, अपना रिस्क देख के लेते हैं। तो इसी तरह ब्रोकरेज हाउस भी वो सेलेक्ट करने चाहिए जो मोर कॉमन हो, जो ज्यादा मार्केट में यूज हो रहे हो और ज्यादा बेहतर सर्विसेज देते हैं। इसका मतलब हम एक साइड पे चल सकते हैं, सीडीसी के ऊपर जाके हम अकाउंट बनवा लें या ब्रोकरेज या एजेंसी को डायरेक्ट। हाँ, आप अपना जो वो अकाउंट है, शेयर्स रखने वाला अकाउंट, तो आप सीडीसी में भी खुला सकते हैं और ब्रोकरेज हाउस में भी खुला सकते हैं। उसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो सीडीसी में खुलवा सकते हैं। आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे आ जाते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोई भी पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती जब तक उसके पीछे एक ट्रस्टी ना खड़ा हो। ट्रस्टी पाकिस्तान में से दो ही है, एक सीडीसी है जो ऑलमोस्ट 98% मार्केट को कवर कर रही है, एक डिजिटल कस्टोडियन है जो काइंड ऑफ 2 to 3% मार्केट को कंट्रोल कर रही है। तो विदाउट ट्रस्टी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं होगी। तो वहां आपका बीइंग जो ट्रस्टी को जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप सेफ हैं, ठीक है ना। लेकिन मार्केट के लॉसेस को असल में थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि मार्केट के लॉसेस को ना ब्रोकरेज हाउस कवर करेगा ना ट्रस्टी कवर करेगा। वो रिस्क जो अगर आपने लिया हुआ है इस वक्त, अभी गोल्ड की हाइप बनी हुई है, अगर गोल्ड किसी वक्त, वैसे लगता नहीं है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि किसी वक्त पीछे चला जाता है तो वो तो उसका कोई वो नहीं है ना। आप लोगों ने अगर देखा होगा 2 साल से जो भी या 1.5 साल से जो भी डॉलर एक्स्ट्रा भी खरीद के बैठ गया है, घरों में अपने रख के बैठ गया है, जहां कहीं भी उसने डॉलर रख लिए हैं, एक हार्डली कोई चीज चेंज हुई है उसके ऊपर। वो तो प्रैक्टिकली नुकसान ही हुआ है। वो ऐसे ही था जैसे पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यू हुआ है, उसी में आप भी वो हो गए। बल्कि इंटरनेशनली तो मैं वैसे शेयर कर रहा हूँ कि इंटरनेशनली अगर देखेंगे तो डॉलर तो वैल्यू में कम ही हुआ है अगेंस्ट अदर करेंसीज। शायद आप पाउंड रख लेते तो बेहतर होते, ठीक है, बट वो ज़ाहिर है एक पूरी अलग डिस्कशन है। इन कंटिन्यूएशन, क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल है सीडीसी के पास या पीएसएक्स या किसी भी ब्रोकरेज हाउस के पास कि हमें ये पता चल सके कि जो टोटल हमारे पास AUM जो है कवर हो रहा है इन्वेस्टर्स अकाउंट के ऊपर या ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्या वो वहां से मूव होके मार्केट से पैसा वो आउट हो रहा है या वो किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, नेशनल क्लियरिंग देती है इसका ट्रेडिंग डेटा, सेटलमेंट का डेटा डेली बेसिस पे करती है। मेरी बेस्ट नॉलेज तो ये है कि वो डेली बेसिस पे करती है। एनसीसीपीएल जो क्योंकि मार्केट जो क्रैश कर रही होती है बेसिकली, या तो पैसा मार्केट से आउट हो जाता है। अभी तो देखिए, मुझे नहीं याद पड़ा कब लास्ट टाइम मार्केट ने क्रैश किया। अब तो थोड़ी सी, अब थोड़ी छोटी छोटी चीजें आई कि थोड़ी अफवान कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो थोड़ा सा नीचे आ गया। IMF का रिव्यू पेंडिंग था तो अब तो नफे में नुकसान हो रहा है इस वक्त। अगर वैसे देखें तो अगर कोई आपने कहां से आप तो रेगुलर अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप खुद बता सकते हैं कि 50-60 हजार से खड़ी हुई थी मार्केट मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। अभी तो 160 प्लस खड़ी हुई है। तो अब तो अगर वो किसी दिन 158 हो जाती है तो वो नफे में नुकसान है। हाँ, आप 160 पे आए थे तो वो एक पार्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ किसी भी तरह ट्रेडिंग को खासतौर से एम्फसाइज नहीं कर रहा कि इट्स द सेफेस्ट मींस टू डू, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर आदमी को सोचना चाहिए कि जो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको वो कम से कम जितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है, वो अपनी एपेटाइट के लिहाज से सीखे। एक इन्फ्लुएंसर को मैं जरूर आप लोगों को वैसे करूंगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जैसे मैं फोरम का फायदा उठा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तानी, लईक अहमद। यूट्यूब पे वो काफी इक्विटीज को और एसेट मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। उनको जरूर आप देखें, जहां आप इतनी सारी और यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, ये थोड़ी सी जरूर देखें। और वो अच्छी बातें कर रहे हैं, जरूरी आप उनकी सारी बातों पे अमल कर लें, लेकिन एटलीस्ट वो बातों से आप सुन के समझ के कर सकते हैं। आपने देखे बहुत सारे लोग होंगे, मैं आई एम श्योर वो आज क्रिप्टो में या किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई उन्होंने रखा हुआ होगा। जिस हद तक भी उनके पास कैपेसिटी है पाकिस्तान से बाहर पैसे पहुंचाने की, उतनी तो चीजें उनके पास होंगी। तो वो प्रैक्टिकली उससे हो क्या रहा है दुनिया में कि एक्चुअली डॉलर ही वापस क्रिप्टो बन गया है। देखा जाए तो यूएस ने बहुत अच्छा एक काम कर लिया है कि उसने अपना सारा जो डॉलर फंस रहे थे वो उसने क्रिप्टो में अच्छे खासे कन्वर्ट हो। बट वो एक अलग पूरी डिस्कशन हो गया है। आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप हम टाइम निकाला हमारे लिए और अपनी
practical advice, and practically you actually gone through your lifespan actually in front of us कि कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह आप different technologies के लेके चले, and that is very nice learning for all of us. And different sectors में आपने काम किया और different जगह के अलग-अलग challenges थे that you took over and then solved them. So that is very encouraging and very insightful. I must say, thank you very much for that. And sir, we are very encouraged with your presence. And आपका तारुफ जो है वो अली इमरान एक होते थे आपके साथ शायद काफी अर्से पहले, तो he was when I was at IT head at Indian Pharma, so हमारा उनका ऑफिस एक ही सेम बिल्डिंग में था, तो उनसे काफी अच्छी सलाम दुआ थी. तो उसके बाद then he moved to the new building, फिर हमारा जरा कम राब्ता हुआ. बट आपका तारुफ उनसे जैसे मैं बताया कि सच अ नाइस पर्सन, सच अ हम्बल पर्सन, वो बहुत तारीफ करते थे. तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम एंड कमिंग आउट हियर फॉर अस, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. प्लीज जो हमारी टीम है प्लीज आगे. Sajad, VP membership, Hina, VP governance, Jawad, VP finance. Please. Faiz, Faiz, communication. VP communication. हाँ, हमारे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं. So our team is actually very grateful for you guys to visit us and share your knowledge. Thank you very much. So, first of all, I would like to request Asif Sahab to please come over and hand over the trophy to Abdullah. I would like to request President to hand over the trophy to Chief Guest. Very pivotal in their organization in promoting project management excellence. So in that regard, today we have the PMO team of AKU, and the big thing about the team is that under the PMO head leadership, they all have gone and acquired PMP certification. So I would like to give them a big round of applause, and we will hand a certain token of certificate, a token of appreciation for maintaining excellence. So Mohammad Hayat Khan is here. No? Okay. So I would like to call upon Reema Tariq Mughal. She's a PMO head of AKU. So. So, Wajad bhai ne kaha hai ki some people have not marked their attendance. So, in case you missed out on the PDU. So, please, जो है वो अच्छा एक चीज और मैं कहूँगा, दो लोगों के इंट्रोडक्शन रह गए थे. असगर साहब इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट. सो असगर साहब, इफ यू कैन प्लीज स्टैंड अप. असगर साहब हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट जो है ना I would say significant president of the history, changes लेके आए थे. And we have another former board member, Almas Ghaziani. So जब हमने इंट्रोडक्शन किया तो ये जो टीम है ये फॉर्मर और करंट लोगों की वजह से ही इसे उन्होंने कहा कि कोर कमांडर की जो लिस्ट बनी है ना 221 वाली, वो इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से बनी है. तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, स्पेशली फॉर्मर एंड करंट टीम मेंबर्स. थैंक यू.